दोस्तों, एक भिखारिन डीएम साहब के बंगले पर रोटी मांगने पहुंची। भिखारिन निकली एक आईपीएस अधिकारी अर्थात पुलिस महानिदेशक। फिर क्या होता है दोस्तों, जरा सोचिए। जो व्यक्ति समाज का मार्गदर्शक है, जो ऊंचे पद की कुर्सी पर बैठा है, अगर वही अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगे तो क्या फिर इस देश से भ्रष्टाचार मिटाया जा सकता है? जो स्वयं नियमों का रक्षक है, यदि वही नियमों को तोड़ने लगे तो फिर उन नियमों की मर्यादा कहां बची रह जाती है? समाज में बुराइयों से लड़ने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर होती है, यदि वे ही बुराइयों के साथ सांठगांठ कर लें, उनके चरणों में बैठ जाएं, तो फिर सुधार की उम्मीद किससे की जाए? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब अंधकार में खो गए हों। आज भी कुछ ऐसे नायक हैं जो अपने ईमान को बेचते नहीं, जो अपनी जान की परवाह किए बिना अन्याय और अनाचार के खिलाफ खड़े होते हैं। वे जानते हैं कि हर कर्म का हिसाब देना होता है, चाहे वह पद पर बैठा शासक हो या सड़कों पर चलता आम नागरिक। दोस्तों, आज हम पद प्रतिष्ठा और सम्मान की चमक में यह भूल जाते हैं कि ऊपर एक और सत्ता है, एक परम सत्ता जो सब देखती है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, बस आपसे एक गुजारिश करता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यही वह शक्ति है जिसके दरबार में अंततः सबको उपस्थित होना है। यहां जो न्याय करता है कल, वह भी उसी के सामने न्याय की गुहार लगाता है। यह कहानी ऐसे ही विचारों पर आधारित है, जहां अंधेरे के बीच एक ईमानदार चिंगारी जल उठती है और फिर वह चिंगारी आग बनकर पूरे पाखंडी तंत्र को उजागर कर देती है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मोटिवेट करने वाली है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तो चलिए, अपने मन और ध्यान को एकाग्र करिए और पूरी कहानी को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, एक भिखारिन जैसी दिखने वाली औरत हाथ में कटोरा लिए सीधे डीएम साहब के बंगले के दरवाजे पर पहुंचती है, जहां भीतर छुपा था भ्रष्टाचार का काला सच, अफीम का कारोबार, नकली दवाइयों की खेप और काले धन का भंडार। लेकिन वह कोई आम औरत नहीं थी, वह थी आईपीएस नेहा मिश्रा, जो खुद की हुलिया बदलकर सच्चाई की तह तक पहुंचना चाहती थी। और जब उन्होंने वहां जाकर रोटी मांगी तो जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। आखिर पूरा मामला क्या था? आइए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो की समाप्ति तक। दोस्तों, एक दिन की बात है। चिलचिलाती धूप ने जैसे आसमान से आग बरसा रखी थी। सड़कों की तप्पन से यूं लग रहा था मानो अंगारे बिछे हों। उन्हीं जलते रास्तों पर नंगे पांव एक औरत धीरे धीरे चल रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बुरी तरह उलझे हुए, चेहरा धूल से सना और हाथ में एक पुराना सा कटोरा। पहली नजर में कोई भी उसे देखकर यही कहता, ये एक बेसहारा भिखारिन है जो भूख और थकावट से टूटी हुई है। मगर सच्चाई कुछ और थी। वह कोई आम औरत नहीं थी, वह थी आईपीएस नेहा मिश्रा, देश की सबसे तेज तर्रार और ईमानदार अफसरों में से एक। पर आज ना उसके पास वर्दी थी ना पहचान। उसने अपनी सारी प्रतिष्ठा छोड़कर समाज के सबसे निचले तबके का चोला ओढ़ लिया था, क्योंकि उसे उस स्याह सच का सामना करना था जिसे ऊंचे पदों पर बैठे लोग अंजाम देते थे। अब 3 दिन बीत चुके थे। नेहा भिखारिन के वेश में शहर के सबसे महंगे इलाके में हर सुबह आकर भीख मांगती। उस बंगले के सामने जो जिला अधिकारी विवेक त्रिपाठी का था, बाहर से वह मकान किसी महल से कम नहीं लगता था। चमचमाती सफेद दीवारें, ऊंचा गेट भीतर जाती, लग्जरी गाड़ियां और हमेशा बंद रहने वाला मुख्य दरवाजा। नेहा ने पहली बार उस बंगले पर नजर तब डाली थी जब उसे एक गुप्त सूचना मिली कि वहां से अवैध अफीम, नकली दवाइयों और काले धन का पूरा खेल चलता है। लेकिन सबूत नहीं थे जो उस रहस्य को जानता था। वो या तो खामोश कर दिया गया था या गायब। नेहा ने ठान लिया था कि वह सच को अपनी आंखों से देखेगी। दोस्तों, हर सुबह वह झुकी कमर, कांपते हाथ और करुणा से भरी आवाज में भीख मांगती। कुछ लोग दया कर दो, रोटी पकड़ा देते, कुछ ताना मारते और कई तो बिना सुने भगा देते। लेकिन वह सब कुछ चुपचाप सहती रही। उसकी नजरें सिर्फ उस गेट पर थीं जहां हर रात कुछ अजनबी लोग दाखिल होते और सुबह होने से पहले गायब हो जाते। तीसरे दिन की सुबह उसे कुछ अलग दिखा। बंगले का पिछला दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसे शक हुआ, क्या कोई अंदर गया है या बाहर आया है। वो तुरंत पास की झाड़ियों में जा छिपी। कुछ देर बाद भीतर से 2 आदमी बाहर निकले।
एक के हाथ में प्लास्टिक के ड्रम थे, दूसरे के पास ब्रीफकेस। दोनों ने मास्क पहन रखे थे, लेकिन उनकी चाल देखकर समझा जा सकता था यह आम नौकर नहीं थे। नेहा ने अपने कटोरे में छुपाया हुआ छोटा सा कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू कर दी। रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी। बॉस ने कहा है, अगली खेप 2 दिन में रवाना होगी, सब तैयार रखना। दूसरे ने जवाब दिया। डीएम साहब की मीटिंग कल रात है, वीआईपी मेहमान आएंगे, खास इंतजाम करने होंगे। यह सुनकर नेहा की धड़कनें बढ़ने लगीं। अब तक जो बस शक था, अब वह ठोस सच्चाई बनने लगा था। मित्रों, उसी शाम नेहा ने अपना वेश और गंदा कर लिया। गली के एक बच्चे से छोटे पुराने कपड़ों की एक गठरी मांगी और उसमें कैमरा और रिकॉर्डर छिपाए और सीधा डीएम बंगले के मुख्य गेट पर जा पहुंची। कांपती आवाज में वह चिल्लाई, माई, भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बाबूजी रोटी दे दो, आपका बड़ा एहसान होगा। दोस्तों, दरवाजे पर भूखी और कांपती आवाज सुनकर बंगले के अंदर से एक नौकर निकला। उसने नेहा को ऊपर से नीचे तक देखा। आंखों में तिरस्कार था। फिर तीखे स्वर में चिल्लाया, चल हट यहां से, रोज रोज चली आती है, भूख लगी है तो कहीं और जा। नेहा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बाबूजी 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। उसकी करुण पुकार सुनकर अंदर से एक महिला बाहर आई। डीएम विवेक त्रिपाठी की पत्नी। उन्होंने नौकर को टोका, इतनी गर्मी है, थोड़ा कुछ दे दो इसे, हम भी क्या लेकर जाएंगे। यही था नेहा का पहला मौका जब वह बंगले के अंदर जा सकी। नौकर ने उसे भीतर बुलाया और रसोई तक ले गया। जैसे ही नेहा रसोई में पहुंची, उसकी नजर एक ओर के स्टोर रूम पर पड़ी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। झांकते ही उसका मन सिहर उठा। वहां बड़े बड़े प्लास्टिक के ड्रम रखे थे, पैकिंग मशीनें और कुछ सफेद पाउडर से भरे पैकेट। नेहा ने झट से अपनी गठरी से छोटा कैमरा निकाला जो उसने एक भिखारिन की तरह अपने साथ रखा था और तुरंत तस्वीरें लेना शुरू कर दी। तभी नौकर की आवाज आई, ले रोटी और जल्दी निकल यहां से। नेहा ने रोटी ली, झुककर धन्यवाद कहा, लेकिन उसकी आंखों में अब भूख नहीं थी। वहां सिर्फ एक मिशन की आग जल रही थी। वह जान चुकी थी यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है। रात का 3रा पहर था। पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था, लेकिन नेहा की आंखों में नींद नहीं, बेचैनी थी। वह एक टूटे फूटे चबूतरे पर बैठी थी, जहां दिन में धूप शरीर को जलाती थी और रात को मच्छरों की फौज चैन नहीं लेने देती थी। मगर इन सब तकलीफों से ज्यादा उसे जो परेशान कर रहा था, वह थी उस बंगले से उठती अजीब सी गंध। हर रात जब गली के लोग सो जाते, बंगले के भीतर से किसी मशीन की धीमी आवाज आती और उसके साथ एक तीखी रासायनिक गंध हवा में घुल जाती। नेहा के लिए यह गंध नई नहीं थी। वह पहले एनसीबी में काम कर चुकी थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, यह अफीम या हेरोइन प्रोसेसिंग की महक है। अगली सुबह नेहा भिखारिन के वेश में दवा की दुकानों के पास घूमती रही। वह दुकानदारों से बात करने के बहाने ढूंढती, उनकी प्रतिक्रिया टटोलती। कुछ दुकानदारों ने धीरे से संकेत दिए कि बंगले के पीछे की एक गोदाम में स्पेशल दवाइयां बनती हैं जो सिर्फ खास ग्राहकों को दी जाती हैं। एक बुजुर्ग दुकानदार ने धीमे से कहा, बहन वहां मत जाना, जो गया वो लौटा नहीं। पुलिस भी आंखें बंद की रहती है। इलाका डीएम साहब का है। उस रात नेहा ने अपना ठिकाना बदल लिया। वह सीधे बंगले के पीछे वाले मैदान में जाकर बैठ गई, जहां से पीछे की दीवार और एक छोटा सा गुप्त दरवाजा साफ दिखाई देता था। ऐसा दरवाजा जिसे कोई आम आदमी जानता भी नहीं था। रात के 2 बजे बज चुके थे। अचानक वह छोटा दरवाजा खुला। 2 आदमी बाहर निकले। उनके कंधों पर भारी बोरियां थीं जिनके उठाने में उन्हें साफ परेशानी हो रही थी। पीछे एक तीसरा आदमी भी था जिसके हाथ में बंदूक थी। नेहा ने तुरंत अपने कटोरे में छिपे कैमरे को ऑन किया और धीरे से एक पेड़ की आड़ में रहकर रिकॉर्डिंग चालू कर दी। वे लोग उन बोरियों को एक बंद वैन में रख रहे थे। तभी एक बोला, सारा माल तैयार है, कल वीआईपी साहब खुद आएंगे। डीएम साहब ने कहा है कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरे ने पूछा, और अंदर वाले स्टॉक का क्या? पहला बोला, उसे नए लड़कों को दे दिया है, कल तक पैकिंग पूरी करनी है। नेहा के लिए यह सुनना चौंकाने वाला था। यह कोई छोटा मोटा धंधा नहीं था। यह तो एक पूरा संगठित सिंडिकेट था जिसकी जड़ें शायद सीधे सत्ता के गलियारों से जुड़ी थीं।
दोस्तों, अचानक एक शख्स की नजर उस दिशा में जा टिकी जहां नेहा घास की ओट में छुपी हुई थी। उसकी आंखों में चौकन्नापन आ गया। उसने साथियों को इशारा किया। हालात को भांपते हुए नेहा ने बिना समय गंवाए अपनी गठरी उठाई और धीरे धीरे सरकती हुई पास के गड्ढे में जा छिपी। मिट्टी में कांटे थे, बदन में चुभ रहे थे, लेकिन उसने सांस तक नहीं ली। कोई जानवर रहा होगा, एक आदमी ने कहा, और सब फिर से वैन में बैठकर रवाना हो गए। नेहा ने गहरी सांस ली। जान बच गई, लेकिन अब खेल और बड़ा हो चुका था। सुबह होते ही वह पास की बस्ती में पहुंची और वहां एक बुजुर्ग से मिली जो कभी उसी बंगले में माली के तौर पर काम कर चुका था। नेहा ने जब उससे बंगले के अंदर की बातें पूछी तो उसके हाथ पांव कांपने लगे। बिटिया, वहां सब कुछ उल्टा पुल्टा है, बुजुर्ग बुदबुदाया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक रात उन्होंने किसी को मार डाला। मेरी आंखों के सामने उसी दिन मैंने नौकरी छोड़ दी। नेहा ने सीधा सवाल किया, अगर तुम्हें सुरक्षा दी जाए तो क्या तुम गवाही दोगे? बूढ़ा पीछे हट गया। ना बेटा, मेरी बीवी है, पोता भी छोटा है, मैं नहीं पड़ सकता इस झमेले में, माफ कर दो। नेहा जानती थी यही डर इस तंत्र का सबसे मजबूत हथियार है, लेकिन अब वह खुद को पीछे खींचने वालों में से नहीं थी। उसी रात पहली बार उसने उस पिछली दीवार को छू कर देखा। वह दीवार जो किसी किले की तरह हर उस सबूत को छुपाए बैठी थी जो सच्चाई को उजागर कर सकता था। पर इस बार उसका मकसद सिर्फ देखना नहीं था। इस बार उसे अंदर घुसकर सच के चेहरे को बेनकाब करना था। अगली रात कुछ ज्यादा ही भारी थी। नेहा ने अपने भिखारिन वाले वेश को और ज्यादा घिसा पिटा बना लिया। कपड़ों पर कीचड़ मल लिया, बालों को और उलझा लिया और चेहरे पर एक हल्की सी चोट का निशान भी बना लिया। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ निकली थी, अपने मिशन के सबसे नाजुक पड़ाव पर। शाम होते ही वह फिर डीएम साहब के बंगले के मुख्य गेट पर जा पहुंची। दरबानों ने उसे देखते ही झिड़क दिया, चल भाग यहां से पगली, यह कोई धर्मशाला है क्या? लेकिन नेहा का अभिनय जारी रहा। वह वहीं फर्श पर बैठ गई और जोर जोर से पेट पकड़कर कराने लगी, जैसे उसे भीषण दर्द हो रहा हो। भीतर से एक नौकर घबराया हुआ बाहर आया। क्या हुआ इसको? नेहा ने कांपती आवाज में कहा, 3 दिन से भूखी हूं बेटा, कुछ बचा हुआ हो तो दे दो। नौकर भीतर गया और थोड़ी देर बाद कुछ बासी रोटियां लेकर लौटा। नेहा ने उन्हें पकड़कर ऐसे चूमा जैसे कोई अनमोल चीज हाथ लग गई हो। पर असल में उसकी भूख अब सिर्फ रोटी की नहीं थी, अब उसकी भूख थी सच्चाई को सामने लाने की। उसी पल उसकी नजर बंगले के भीतर गई। वहां एक आदमी सफेद कुर्ता पायजामा पहने टहल रहा था। उसकी चाल में अकड़ और चेहरे पर चालाकी थी। नेहा ने तुरंत पहचान लिया, यही थे डीएम विवेक त्रिपाठी। नेहा ने सिर झुका लिया और जमीन पर लेट गई ताकि वह 2 घंटे वहीं रुकी रह सके बिना किसी शक के। रात के करीब 10:30 बजे बंगले के पिछले हिस्से का दरवाजा खुला और एक चमचमाती एसयूवी गाड़ी बाहर निकली। गाड़ी तेज रफ्तार में सड़क पर बढ़ गई, लेकिन नेहा की पैनी नजरों ने देख लिया। गाड़ी में 3 लोग बैठे थे और पीछे की सीट पर कुछ भारी बोरियां रखी हुई थीं। बस, नेहा ने मन में ठान लिया, अब बहुत हो चुका। अगली रात वह हर हाल में बंगले के भीतर जाएगी। रात के 2 बजे का समय था। नेहा फिर उसी पिछली दीवार के पास पहुंची। दीवार काफी ऊंची थी, लेकिन बगल में एक पेड़ था जिसकी टहनी दीवार तक जा रही थी। उसने फुर्ती से पेड़ पर चढ़ाई की और बड़ी सावधानी से दीवार के उस पार कूद गई। भीतर घना अंधेरा था, बस एक हल्की पीली रोशनी बंगले के पीछे के कमरे से आ रही थी। वह धीरे धीरे घास में रेंगती हुई उस कमरे के पास पहुंची। भीतर से आवाजें आ रही थीं। माल कल दिल्ली रवाना होगा, बॉर्डर वाले से बात हो गई है, और जो नया लड़का टेस्टिंग में मरा था उसकी लाश को जला दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। नेहा का पूरा शरीर कांप उठा। अब यह सिर्फ अफीम और नकली दवाइयों की बात नहीं थी, अब इसमें इंसानी जानें भी दांव पर थीं। उसने जल्दी से कैमरा चालू किया और हर शब्द को रिकॉर्ड करने लगी। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह घबरा कर पलटी। सामने वही नौकर खड़ा था जिसने उसे पिछली रात रोटियां दी थीं। दोस्तों, वह नौकर कुछ बोल पाता उससे पहले ही नेहा ने फुर्ती से उसका मुंह दबा दिया और फुसफुसाकर कहा, मैं आईपीएस अफसर हूं, अंडरकवर ऑपरेशन पर हूं।
अगर तुमने शोर मचाया तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। नौकर की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। वह कांपते हुए धीरे से बोला, मैडम, मेरे पास आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है, आइए मेरे साथ। नेहा बिना वक्त गंवाए उसके साथ चल दी। नौकर उसे बंगले के पिछले हिस्से में बने एक स्टोर रूम में ले गया। वहां पहुंचकर उसने दीवार से सटी एक भारी लकड़ी की अलमारी हटाई और अंदर छिपा एक गुप्त दरवाजा खोल दिया। सामने सीढ़ियां थीं जो नीचे किसी तहखाने की ओर जा रही थीं। जब नेहा नीचे पहुंची तो उसकी आंखों के सामने का दृश्य दिल दहला देने वाला था। वहां चारों ओर गंदगी फैली थी, लेकिन असली खौफ था। दर्जनों रासायनिक ड्रम्स पैकिंग मशीनें और 2 लड़के जिनके हाथ पांव बंधे हुए थे, वे बेहद डरे हुए थे, थके हुए और बदहवास इन्हें जबरन यहां लाया गया है। नौकर ने डरते हुए बताया, जो मना करता है उसे बिजली के झटके दिए जाते हैं। नेहा ने झट से अपना कैमरा निकाला और दोनों लड़कों के चेहरे रिकॉर्ड किए, फिर पूरे तहखाने का वीडियो तैयार किया। अब उसके पास पुख्ता सबूत थे, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था बाहर कैसे निकला जाए। अचानक ऊपर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। नौकर ने घबराकर पूछा, आपके साथ कोई और भी था? क्या नहीं, नेहा ने धीरे से जवाब दिया। लेकिन अब हमें जल्दी निकलना होगा। उसने एक लड़के की रस्सियां खोली और फुसफुसाकर कहा, तुम्हें पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचना है और ईएसएपी ऑफिस में मेरी फाइल देनी है। यही वक्त है। लड़का समझ गया और एक छोटे बंद दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल गया। नेहा और नौकर अभी भी तहखाने में छिपे थे। ऊपर से भारी कदमों की आवाजें आ रही थीं। कोई चिल्लाया, नीचे कोई है क्या? नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका कैमरा हाथ में था, पास ही एक लोहे की रॉड पड़ी थी और मन में एक ही वाक्य गूंज रहा था, अब पीछे नहीं हटना, चाहे जो हो जाए। रात अब पूरी तरह ढल चुकी थी, लेकिन नेहा के लिए नींद अब एक सपना बन चुकी थी। तहखाने की सीलन भरी हवा में छिपे छिपे उसे कई घंटे बीत चुके थे। ऊपर की चहल पहल अब धीमी हो गई थी, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं था। पास में बैठा नौकर, जो अब खुद मिशन का हिस्सा बन चुका था, फुसफुसाया, मैडम, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। अगर हमने जल्दी बाहर निकलने की कोशिश नहीं की तो हमें भी मार डालेंगे। नेहा ने सिर हिलाया, नहीं, अभी नहीं निकलेंगे, जब तक इस पूरे रैकेट का सच सबके सामने ना आ जाए। मैं यहां से नहीं जाऊंगी। उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग दोबारा चेक की। सारी फुटेज सुरक्षित थी, लेकिन बैटरी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। हर अगला कदम अब बहुत सोच समझ कर रखना था। सुबह के 4 बज चुके थे। बंगले में एक बार फिर हलचल शुरू हो गई थी। नेहा ने देखा कि डीएम साहब की वही एसयूवी लौट आई थी। इस बार गाड़ी से 2 नए चेहरे उतरे, दोनों अजनबी, जिनके हाव भाव बता रहे थे कि वे बाहर से आए हैं। शायद सीमा पार के या किसी विदेशी नेटवर्क से जुड़े लोग। उनके हाथों में लैपटॉप, बैग और कुछ नक्शे थे। वे सीधे बंगले के पीछे वाले कमरे में चले गए, उसी जगह जहां पिछली रात मीटिंग हुई थी। नेहा ने नौकर से कहा, इनकी हर गतिविधि पर नजर रखो, मुझे इनका डाटा चाहिए। नौकर ने हामी भरी और एक पुरानी सर्वेंट की ड्रेस पहनकर अंदर चला गया। उधर जिस लड़के को नेहा ने भेजा था, वह हांफता हुआ बलिया एसपी ऑफिस में पहुंच चुका था। वह सीधे एक वरिष्ठ अधिकारी के पास भागा और कांपते हाथों से फाइल थमा दी। मैडम, आईपीएस हैं, बंगले में फंसी हुई हैं, ये सबूत है। ऑफिस में तुरंत हड़कंप मच गया। एसीपी अमित भटनागर, जो नेहा की टीम में था, ने तुरंत सायरन बजा दिए। एक सादी वर्दी में पुलिस टीम तैयार की गई और वह खुद लड़के से लोकेशन लेकर निकल पड़ा। इधर बंगले के अंदर अगला चरण शुरू हो चुका था। मेज पर बिछे नक्शों में सीमावर्ती गांव चिन्हित थे, वही रास्ते जिनसे तस्करी का माल पार किया जाना था। डीएम त्रिपाठी ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, पिछली बार जो गड़बड़ हुई थी वह अब नहीं होनी चाहिए। पुलिस में अब भी कुछ अपने लोग हैं। बस उस आईपीएस को रास्ते से हटाना होगा जिसने सब चौपट कर रखा है। यह सुनते ही नेहा का खून खौल उठा। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि उसकी मौजूदगी पर किसी को शक हो चुका है। उसी वक्त नौकर हांफता हुआ तहखाने में आया। मैडम, बाहर निकलने का समय आ गया है। कुछ पुलिस वाले बंगले की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने अलमारी को थोड़ा सा खुला छोड़ दिया है, आप वहां से निकल सकती हैं। नेहा ने देर ना करते हुए अपने कदम तेज कर दिए। वह तेजी से बाहर की ओर भागी, लेकिन तभी
एक गार्ड की नजर उस पर पड़ गई। ए कौन है तू? वह चिल्लाया। नेहा ने पीछे मुड़कर देखे बिना दौड़ लगा दी। गार्ड भी उसके पीछे भागा, लेकिन जैसे ही वह दीवार कूदकर बाहर पहुंची, सामने एसीपी अमित भटनागर अपनी टीम के साथ खड़े थे। मैडम, आप ठीक हैं? एसीपी ने पूछा। नेहा ने हांफते हुए कहा, सबूत मेरे पास हैं। तहखाने में 2 मजदूर हैं, कई केमिकल्स हैं, पूरा रैकेट वहीं चल रहा है। एसीपी ने तुरंत वायरलेस पर आदेश दिया, टीम ए और बी, बंगले को चारों ओर से घेर लो। अंदर बिना वारंट के जाना होगा। ऑन ऑपरेशन शुरू करो। 5 मिनट के भीतर बंगले के अंदर भगदड़ मच गई। पुलिस की टीम दरवाजे तोड़कर अंदर घुस चुकी थी। डीएम साहब और उनके साथी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एसीपी ने उन्हें धर दबोचा। नेहा खुद तहखाने का दरवाजा खोलकर उन 2 लड़कों को बाहर लेकर आई। शाम होते होते एसपी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। आईपीएस नेहा मिश्रा ने कैमरे की रिकॉर्डिंग, मजदूरों के बयान और तहखाने से मिले सबूतों के आधार पर यह साबित कर दिया कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, यह था मानव तस्करी और नशे का संगठित खेल। उसके बाद डीएम विवेक त्रिपाठी को तत्काल निलंबित कर दिया गया। दोस्तों, डीएम विवेक त्रिपाठी की गिरफ्तारी के बाद जब आईपीएस नेहा मिश्रा को थोड़ी राहत मिली तो उसने पहली बार लंबी सांस ली, लेकिन यह चैन की सांस नहीं थी। यह सिर्फ एक थके हुए सिपाही का क्षणिक विराम था, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि यह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक मोर्चा जीता गया है, असली युद्ध तो अभी बाकी है। उसकी आंखों के सामने वह रात ताजा हो गई जब पहली बार किसी गरीब ग्रामीण महिला ने उसके ऑफिस के दरवाजे पर रोते हुए गुहार लगाई थी, मैडम, मेरे पति को अफीम के मामले में जेल में डाल दिया गया, जबकि जो असली कसूरवार हैं वह खुलेआम घूम रहे हैं। गांव का जमींदार और उसका सरपरस्त अफसर उसी वक्त नेहा ने ठान लिया था, जब तक असली चेहरे बेनकाब नहीं होते, चैन की नींद नहीं लेगी। अब उसे समझ आने लगा था कि उस औरत की पीड़ा के पीछे कितनी गहरी सच्चाई थी। भ्रष्टाचार की ये जड़ें सिर्फ किसी एक बंगले या एक अवसर तक सीमित नहीं थीं। यह एक ऐसा जाल था जो सिस्टम की हर परत में घुसा हुआ था। रात के करीब 11 बज रहे थे। नेहा अपने ऑफिस में अकेली बैठी केस फाइलें पलट रही थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एसीपी अमित भटनागर भीतर आया और बोला, मैडम, एक जरूरी बात है, कहिए। नेहा ने सिर उठाकर कहा, डीएम त्रिपाठी ने पुलिस कस्टडी में बयान दिया है। उनका कहना है कि वह तो सिर्फ मोहरा थे, असली खेल कोई और चला रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो राजधानी में बैठकर सब कंट्रोल करता है। नाम बताया। नेहा ने तुरंत पूछा, नहीं, लेकिन उन्होंने इशारा किया है कि वह कोई रिटायर्ड जज है जो अब एक एनजीओ चला रहा है, नेहा चौकी। कौन सा? एनजीओ समर्पण सेवा ट्रस्ट। ये गांवों में मेडिकल कैंप लगाते हैं, लेकिन वहां से कई बार बच्चों और युवाओं के गायब होने की खबरें आई हैं। नेहा ने तुरंत उस ट्रस्ट की फाइल मंगवाई। तस्वीर देखते ही वह कुछ पल को चुप रह गई। वही चेहरा था जो ना जाने कितनी बार सरकारी मंचों पर सम्मानित हो चुका था। अमित नेहा ने गंभीर आवाज में कहा, अब हमें इस ट्रस्ट की हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी, लेकिन चुपचाप। अब हम सिर्फ पुलिस की निगाह में नहीं हैं, मीडिया की नजरें भी हम पर हैं। अगली सुबह नेहा ने एक बार फिर भेष बदला। इस बार एक सीधी सादी ग्रामीण महिला की तरह वह उस मेडिकल कैंप पर पहुंची जो बहराइच के एक दूर दराज गांव में लगाया गया था। वहां दर्जनों लोग कतार में खड़े थे, बीमार, दिखते थके हुए, मगर अंदर मेडिकल जांच के नाम पर सिर्फ दिखावा चल रहा था। नेहा ने देखा कि छोटे बच्चों को अंदर बुलाया जा रहा है, उन्हें कुछ इंजेक्शन दिए जा रहे हैं और फिर उनका कोई अता पता नहीं। नेहा ने एक कोने में सहमे खड़े एक बच्चे से धीरे से पूछा, बेटा, ये लोग तुम्हें कहां ले जाते हैं? बच्चे की आंखों में डर था, लेकिन उसने धीमे स्वर में कहा, वह हमें सुई लगाते हैं, फिर सब कुछ धुंधला हो जाता है, फिर हम किसी ट्रक में होते हैं। नेहा का चेहरा सख्त हो गया। अब कोई शक नहीं रह गया था। उसने तुरंत अपने वायरलेस पर कहा, टीम अलर्ट हो जाए, ऑन ऑपरेशन शुरू करें। 5 मिनट के अंदर पुलिस टीम ने पूरे कैंप को चारों ओर से घेर लिया। अंदर से कई फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक ने खुलासा किया कि बच्चों को बेहोश कर एक पुराने गोदाम में भेजा जाता है और वहां से उनकी तस्करी की जाती है।
नेहा ने तुरंत उस गोदाम पर रेड डलवाई। जो कुछ वहां मिला वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। नशे की दवाएं, फर्जी मेडिकल रिपोर्टें और दर्जनों मोबाइल फोन जिनमें ऐसे वीडियो थे जिन्हें ब्लैकमेलिंग में इस्तेमाल किया जाता था। शाम होते होते एसपी ऑफिस में एक आपात बैठक बुलाई गई। एसीपी अमित भटनागर ने रिपोर्ट दी। मैडम, हमारे पास अब पर्याप्त सबूत हैं। समर्पण सेवा ट्रस्ट न सिर्फ बाल तस्करी में बल्कि नशे के कारोबार में भी लिप्त है। अब हमें सिर्फ कोर्ट से अनुमति लेनी है और फिर एनजीओ प्रमुख की गिरफ्तारी करनी है। नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सिर्फ कानून की नहीं, भरोसे की लड़ाई है। अगर हम चूक गए तो ना जाने कितनी मासूमियतें बर्बाद हो जाएंगी। वह खिड़की की ओर बढ़ी और बाहर अंधेरे में देखते हुए बोली, इस अंधेरे के पार जरूर एक सुबह होगी। मुझे उस सुबह को लाना है। नेहा ने जैसे ही ट्रस्ट प्रमुख को गिरफ्तार करवाने का फैसला, पूरा प्रशासनिक तंत्र हिल उठा, क्योंकि यह वही आदमी था जिसने समाज सेवा के नाम पर खुद को सम्मान का प्रतीक बना लिया था, जिसे बड़े अफसर, मंत्री और यहां तक कि न्यायपालिका के कुछ सदस्य भी अच्छी नजरों से देखते थे। अगले ही दिन कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट निकलवाया गया। मीडिया को खबर तक नहीं लगने दी गई। यह पूरा ऑपरेशन एक गुप्त मिशन की तरह चलाया गया। नाम रखा गया ऑपरेशन साइलेंट स्ट्राइक। पुलिस की टीम एनजीओ के हेड ऑफिस पहुंची। एसीपी अमित भटनागर ने कड़कते स्वर में कहा, सर, आपको हमारे साथ चलना होगा। सामने खड़े थे रिटायर्ड जज शिव प्रकाश अवस्थी, जो अब ट्रस्ट के चेयरमैन थे। वह मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम्हें अंदाजा है किससे बात कर रहे हो? नेहा सामने आई और ठोस आवाज में कहा, हां, मुझे अच्छी तरह पता है। मैं उसी से बात कर रही हूं जो मासूम बच्चों की तस्करी कर रहा है और समाज सेवा की आड़ में देश के भविष्य को नीलाम कर रहा है। शिव प्रकाश की मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास सबूत हैं? नेहा ने फाइल उसकी टेबल पर फेंकते हुए कहा, मोबाइल रिकॉर्डिंग्स, बच्चों के बयान, फर्जी डॉक्टरों के इकबाल नामे ट्रक ड्राइवर की गवाही और वह गोदाम। अब भी कुछ कहना है? शिव प्रकाश चुप था। उसे समझ आ गया था अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उनकी गिरफ्तारी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। राज्य भर में हड़कंप मच गया। न्यूज चैनलों की हेडलाइंस थी, समर्पण सेवा ट्रस्ट का काला सच उजागर, बच्चों का मसीहा निकला, तस्करी का मास्टरमाइंड, आईपीएस नेहा मिश्रा की सख्त कार्यवाही, रिटायर्ड जज गिरफ्तार। नेहा के ऑफिस की फोन लाइनें लगातार बज रही थीं। कोई मंत्री फोन करके मामला शांत करने की सलाह दे रहा था, कोई वरिष्ठ अधिकारी उसे संभल कर चलने की हिदायत दे रहा था। एक अफसर ने यहां तक कह दिया, नेहा, तुम बहुत आगे जा रही हो, यह तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। नेहा ने उसकी आंखों में देखकर शांत स्वर में कहा, अगर सच्चाई के लिए लड़ना खतरनाक है तो मैं यह खतरा कबूल करती हूं। दोस्तों, इधर शाम का वक्त था। ऑपरेशन के बाद जब हालात कुछ शांत हुए तो आईपीएस नेहा मिश्रा अपनी टीम के साथ उन बच्चों से मिलने गई जिन्हें तस्करों के चंगुल से आजाद कराया गया था। कई बच्चों की आंखों में अब भी डर था। कुछ को तो यह भी नहीं पता था कि क्या वे कभी अपने घर लौट पाएंगे या नहीं। इन्हीं बच्चों के बीच एक छोटी सी बच्ची जिसकी आंखों में डर से ज्यादा मासूमियत थी, नेहा के पास आकर बोली, आप मम्मी जैसी लगती हो। उसके इस मासूम से वाक्य नेहा के दिल को छू गए। उसकी आंखें भर आईं। उसने बच्ची को गोद में उठा लिया और धीरे से कहा, अब कोई तुम्हें दर्द नहीं देगा, अब तुम आजाद हो। उसी रात नेहा अकेली बैठी थी, सोच में डूबी हुई। उसे लग रहा था मानो अभी कुछ अधूरा रह गया है। क्या यह जंग यहीं खत्म हो गई या पर्दे के पीछे अभी कोई और चेहरा छुपा है जो पूरे तंत्र को चला रहा है? तभी उसके फोन पर एसीपी अमित भटनागर का मैसेज आया, मैम, एनजीओ के अकाउंट में कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिले हैं। फंडिंग एक विदेशी कंपनी से आ रही है। नाम है स्टर्लिंग ग्लोबल ट्रेडिंग। नेहा की आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने खुद से कहा, तो असली खेल अब शुरू हुआ है। यह नाम उसके लिए नया था। एक विदेशी कंपनी जो भारत में काम कर रहे एनजीओ को मोटी रकम भेज रही थी। किस लिए? कोई स्पष्टता नहीं थी, लेकिन उस पैसे का रिश्ता सीधे मानव तस्करी और ड्रग्स की तजारत से जुड़ा नजर आ रहा था।
नेहा ने तुरंत अपनी साइबर सेल को सक्रिय कर दिया। स्टर्लिंग ग्लोबल ट्रेडिंग के ऑनलाइन दस्तावेज खंगाले गए। कुछ ही घंटों में बड़ा खुलासा हुआ। कंपनी दुबई में रजिस्टर्ड थी, लेकिन उसका असली संचालन भारत से ही किया जा रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस कंपनी के निदेशकों में एक नाम था सौरभ त्रिपाठी, और सौरभ कोई और नहीं, डीएम विवेक त्रिपाठी का साला था। नेहा जैसे झटका खा गई। अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। यह भ्रष्टाचार केवल एनजीओ या अफसरों तक नहीं था, यह पूरा सिस्टम अंदर से सड़ा हुआ था। अगले दिन रात को नेहा ने फिर से भिखारिन का भेष अपनाया, लेकिन इस बार उसका निशाना डीएम हाउस के पीछे का सर्विस लेन था। रात के अंधेरे में वह चुपचाप चलती हुई बंगले के रसोई के पास वाली खिड़की तक पहुंची। वहां से जो कुछ उसने देखा वह उसकी आशंकाओं को और गहरा कर गया। भीतर कमरे में डीएम त्रिपाठी, सौरभ और दो अन्य लोग लैपटॉप के सामने बैठे योजना बना रहे थे। टेबल पर अफीम के सैंपल, नकली दवाइयों के पैकेट और अमेरिकी डॉलर की गड्डियां बिखरी पड़ी थीं। सौरभ बोल रहा था, अब अगली खेप नेपाल बॉर्डर से भेजी जाएगी। ट्रांसपोर्ट का इंतजाम पूरा हो चुका है। नेहा ने यह सब कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जब वह लौटने को हुई तभी किसी के कदमों की आहट आई। वह तुरंत पास की झाड़ी में छिप गई। एक गार्ड ने आवाज दी, कौन है वहां? नेहा ने सांस रोक ली, लेकिन तभी उसके फोन की हल्की सी लाइट जल गई। गार्ड सतर्क हो गया और बोला, अब तू नहीं बचेगी। उसने राइफल तानी। नेहा बिजली की गति से उठी, राइफल छीनकर गार्ड को धक्का दे दिया और वहां से भाग खड़ी हुई। शोर सुनकर बंगले के अंदर से कुछ और लोग भी बाहर आ गए। नेहा ने दीवार फांदी और झुग्गी बस्ती में जा छिपी। सुबह होते होते खबर फैल चुकी थी। डीएम हाउस में चोरी की कोशिश, मीडिया को एक नकली कहानी परोसी गई कि एक चोर आया था, लेकिन असल में वह चोर अब सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। डीएम त्रिपाठी ने एसपी को फोन किया, आपकी आईपीएस कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो रही है, उसे उसकी हद में रखिए। एसपी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, सर, वह अपना फर्ज निभा रही है। हम सब देश के लिए काम करते हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। रात को एसपी ऑफिस में नेहा ने सारे सबूत उनके सामने रखे। डीएम हाउस में अफीम, अंतरराष्ट्रीय लेन देन और बच्चों की तस्करी की पूरी योजना। एसपी सन्न रह गए, बोले, यह केस अब राज्य सरकार तक जाएगा। नेहा ने दृढ़ स्वर में कहा, सर, उससे पहले कि मामला दबा दिया जाए, हमें एक साथ 3 जगह रेड करनी होगी। डीएम हाउस, स्टर्लिंग ग्लोबल ट्रेडिंग का नोएडा ऑफिस और नेपाल बॉर्डर के पास गोदाम। एसपी बोले, तुम्हारी हिम्मत को सलाम है नेहा। चलो ऑन ऑपरेशन अंधकार भेदन की शुरुआत करते हैं। 3 विशेष टीमें बनाई गई। पहली टीम डीएम हाउस रेड के लिए, दूसरी टीम नोएडा में स्टर्लिंग ग्लोबल ट्रेडिंग के ऑफिस पर, तीसरी टीम नेपाल सीमा के पास बने गुप्त गोदाम पर छापा मारने के लिए। सभी तैयारियां गोपनीय थीं। रेड की टाइमिंग तय हुई, रात 3 बजे, जब नींद गहरी होती है और सतर्कता सबसे कम। नेहा खुद डीएम हाउस की रेड की अगुवाई करने पहुंची। इस बार वह किसी भिखारिन के भेष में नहीं थी। उसकी वर्दी तेज कदम और आंखों में न्याय की चमक थी। दरवाजा खोलिए, हमारे पास वारंट है, नेहा ने कहा। त्रिपाठी दरवाजे पर आया, आंखों में नींद और चेहरे पर गुस्सा। तुम पागल हो गई हो नेहा? नेहा बोली, नहीं सर, अब तक जो हो रहा था वह पागलपन था, अब न्याय होगा। टीम ने पूरे घर की तलाशी ली। तहखाने, बाथरूम, ड्रर तक खंगाले गए। अफीम के पैकेट, फर्जी पासपोर्ट, विदेशी मुद्रा और ब्लैक डायरी मिली, जिसमें एनजीओ के नाम पर हुए काले कारोबार की पूरी डिटेल थी। सौरभ वहीं बैठा कांप रहा था। नेहा बोली, अब आपकी कहानी अदालत में सुनी जाएगी। उधर नोएडा के ऑफिस में दूसरी टीम ने घुसकर कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और विदेशी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड जब्त किए। वहां से पता चला फर्जी कंपनियों के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी की जा रही थी। तीसरी टीम ने नेपाल बॉर्डर के पास बने गुप्त गोदाम पर रेड डाली, जहां 12 बच्चे और 8 युवतियां बंद मिली, जिन्हें अगली सुबह तस्करी के लिए भेजा जाना था। वहीं से एक विदेशी एजेंट भी पकड़ा गया, जिसने कबूला कि वह स्टर्लिंग ग्लोबल का एजेंट था। अगली सुबह देश भर की मीडिया की हेडलाइंस थी, आईपीएस नेहा मिश्रा का बड़ा खुलासा, डीएम गिरफ्तार, एनजीओ चेयरमैन।
सलाखों के पीछे बच्चों की मसीहा बनी। वह अफसर जिसे सबने बेटी कहा, 6 महीने तक केस चला। सबूत इतने मजबूत थे कि डीएम त्रिपाठी, सौरभ त्रिपाठी, शिव प्रकाश अवस्थी और विदेशी एजेंट को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आईपीएस नेहा मिश्रा को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। दोस्तों, स्टर्लिंग ग्लोबल ट्रेडिंग की साजिशें सामने आने के बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। कंपनी की सारी संपत्तियां जब्त कर ली गई और जिस एनजीओ के जरिए यह गोरख धंधा चल रहा था उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन यह कहानी यहीं थमी नहीं। वर्षों की सेवा के बाद जब आईपीएस नेहा मिश्रा ने वर्दी से विदा ली तो उन्होंने एक नया सफर शुरू किया। इस बार एक सच्चे एनजीओ की स्थापना के साथ, जो ना दिखावे के लिए था, ना स्वार्थ के लिए, बल्कि उन बच्चों के लिए था जिनका बचपन किसी ने छीनने की कोशिश की थी। नेहा ने अपने एनजीओ का नाम रखा नई सुबह। यही वह सपना था जो उन्होंने अंधेरे में बैठकर देखा था। आज वही बच्चे जिनकी आंखों में कभी डर, उदासी और सवाल थे, अब हंसते हुए स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, नाचते गाते हैं। उनके चेहरों पर मुस्कान है और आंखों में भविष्य के सपने। वहीं वह छोटी बच्ची जिसने एक बार नेहा से मासूमियत भरे स्वर में कहा था, आप मम्मी जैसी लगती हो, आज वह एक सशक्त और योग्य आईएएस अधिकारी बन चुकी थी। उसने एक सार्वजनिक समारोह में मंच से बोलते हुए कहा, अगर उस दिन नेहा मैडम एक भिखारिन का वेश ना अपनाती तो शायद मैं आज भी किसी अंधे कुएं में गुम होती। मैं अफसर नहीं, एक गुलाम होती। वह सिर्फ अफसर नहीं थी, वे हमारे लिए मसीहा थी। भीड़ तालियों से गूंज उठी। मंच के नीचे बैठी नेहा की आंखों में आंसू थे, मगर उनमें दर्द नहीं था। वह थे गर्व के, बलिदान की पूर्ति के और न्याय की जीत के। वह मुस्कुरा रही थी, एक सच्ची मुस्कान जो कह रही थी यह सफर सार्थक रहा। तो दोस्तों, यह थी उस महिला अफसर की कहानी जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर न सिर्फ एक संगठित अपराध का पर्दाफाश किया, बल्कि हजारों मासूमों का भविष्य रोशन कर दिया। दोस्तों, हर बुराई चाहे जितनी भी गहरी हो, एक दिन उसका अंत होता ही है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि झूठ कभी टिकता नहीं, धोखा कभी फलता नहीं और अत्याचार कभी स्थायी नहीं होता। लेकिन इस दुनिया को चलाए रखने वाला, उसे संतुलन देने वाला जो तत्व है, वह है ईमानदारी। ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि वह चुपचाप जलती लौ है जो अंधेरे में भी राह दिखाती है। आज के समय में जब अधिकतर लोग अपने फायदे और निजी सुख के लिए दूसरों का नुकसान कर बैठते हैं, तब भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ खुद के लिए नहीं, समाज और देश के लिए जीते हैं। उनकी सोच में मैं से ज्यादा हम होता है। उनका जीवन किसी वीरता के किस्से जैसा नहीं दिखता, लेकिन उनके निर्णय और बलिदान नायक गढ़ देते हैं। अपने लिए जीना, यह तो एक आम बात है। खाने के लिए कमाना, सुविधाएं जुटाना, अपने बच्चों के लिए सपने देखना, यह तो एक पशु भी करता है। लेकिन जब कोई इंसान अपने सुखों को त्याग कर, अपनी जान जोखिम में डालकर किसी दूसरे की भलाई के लिए खड़ा होता है, वहीं से इंसान और देवता में फर्क बनता है। जो अफसर अपने पद को सिर्फ एक कुर्सी नहीं, एक कर्तव्य मानते हैं, जो नियम को किताब का पन्ना नहीं, बल्कि जनता की रक्षा का व्रत मानते हैं, जो अन्याय के सामने ना झुके ना बिके, सिर्फ वही सच्चे अफसर कहलाने के हकदार होते हैं। सम्मान किसी पद से नहीं आता, सम्मान आता है उस नियत से जिससे कोई अपना हर फैसला करता है। आज जब हम रागिनी या नेहा जैसे पात्रों की कहानी पढ़ते हैं, तो यह सिर्फ एक घटना नहीं, यह एक सोच है, एक प्रेरणा है जो कहती है चाहे बुराई कितनी भी बड़ी हो, अगर आप अकेले भी सच के साथ हैं तो जीत आपकी ही होगी। हमारा देश ऐसे ही साहसी, सच्चे और सेवा भाव से भरे अवसरों के कारण आगे बढ़ता है। और अंत में जो इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है, वही सच में इंसान कहलाता है। वही सच्चा योद्धा और वही असली सम्मान का पात्र होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा किस हिस्से से मिली। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप तक पहुंचती रहे ऐसी ही सच्ची, साहसी और दिल छू लेने वाली कहानियां। फिर मिलेंगे अगली कहानी में एक नए जोश और नई सोच के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।